हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए सीटेट और स्पेशल केंद्रीय विद्यालय के लिए पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। तो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे साथियों, देखते हैं। कांसा, ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तांबा और जस्ता, यानी कि जिंक। तांबा और टीन, तांबा और लोहा, आयरन। एल्युमिनियम और टीन। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए ये जो कांसा ब्रॉन्ज है, दो धातुओं का मिश्रण है। और वो दो धातुएं कौन कौन सी है? तांबा और टीन। तांबा और टीन वो दो धातुएं हैं जिनसे मिलकर क्या है, कांसा ब्रॉन्ज जो है हमारा बनता है। तो राइट आंसर होगा हमारा तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। उबाल कर, गूंथ कर। गूंथ कर तो कोई खाना बनाया ही नहीं जाता, आटे को गूंथा जाता, तो ये पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। सेक कर, बिल्कुल ठीक। उबाल कर, पेल कर, पेल कर भी नहीं बनाया जाता खाने। तल कर, भिगो कर, भून कर। नहीं साथी, गलत। भून कर तो हो सकता है लेकिन भिगो कर नहीं। सेक कर, तल कर, और क्या है आपका, भून कर। बिल्कुल सही प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सेक कर यानी कि जो मक्का होता है हमारे पास, क्या होता है, मक्का। मक्के को क्या करता है, सेका जाता है। आलू है, जैसे एक आलू को क्या है, तल कर भी और भून कर भी खाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा फोर। फोर इज द राइट आंसर। आलू मक को तलकर और भूनकर खा सकते हैं, जबकि मक्का है, मक्का को सेक कर खाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। गलत। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850। नहीं तो इसकी ऊंचाई है ही नहीं, और ये भारत का भाग नहीं है। ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई नहीं। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 8,900 मीटर। और किसी बुक में ये दे रखा है 8,848 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई क्या है, एनसीईआरटी में मिलेगी आपको 8,848। और कभी किसी और बुक में मिलेगी 8,900 मीटर। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो है मिलेगी। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, नहीं। अप्रैल से जून, गलत। जून में तो वैसी गर्मी पड़ती है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और बिहार में वैसे भी जो है हमारा मधुमक्खी का पालन एक प्रमुख व्यापार है। और बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर ये जो तिमाही है, ये आपके मधुमक्खी पालन की सर्वोत्तम और सबसे अच्छी स्थिति है। मतलब इस टाइम पीरियड में आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष, ऑप्शन नंबर वन, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही, रेगिस्तान में पाया जाता है। यह जो वृक्ष है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जब रेगिस्तान में रहेगा तो रेगिस्तान में पानी कम चाहिए, वहां पानी की वैसे ही मारामारी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के वृक्ष जो है रेगिस्तान में जो होंगे, पानी की आवश्यकता कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर टू भी हमारा बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन नंबर वन भी हमारा ठीक है। अब देखते हैं, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ओके। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है
और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। गलत प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि यह जो वृक्ष है छायादार है, बच्चे इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 किस में है हमारे यहाँ पे? 1 2 3 यानी कि पहला ही हमारा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है, जल की मात्रा इसमें कम लगती है, बच्चे इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं, तो मुख्यतः ये छायादार वृक्ष होगा। राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। गलत। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ओके। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। गलत। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे आराम करते हैं, सोते हैं एक तरह से। गलत। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों को, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल तक होता है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि हाथी जो है इसमें रहता है झुंड में। इसमें रहता है झुंड में। और इसका जो नेतृत्व है कौन करता है? सबसे बुजुर्ग हाथी। हाथी है, हथनी है, जो भी है, सबसे बुजुर्ग वो क्या करती है? ये इनके ग्रुप की विशेषताएं होती है कि यह एक तो ग्रुप में रहता है। इनका नेता कौन होता है? जो सबसे वृद्ध जो होता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, हाथी हथनी वो करती है। तो हाथियों की यह विशेषता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गई पैराग्राफ को पढ़िए। गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। ओहो, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, 10 से 12 फुट का मतलब है 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं नीचे। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। यहाँ तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि घर जो है नीचे मिट्टी से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि वहां पे अत्यधिक वर्षा होती होगी। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर इतनी वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु में भी नहीं होती, आंध्र प्रदेश में भी नहीं होती। तो वह बता रहा है अपना घर, जो उसका घर है कहाँ मिलेगा? असम के अंदर मिलेगा। असम के अंदर ये विशेषता पाई जाती है, वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहां के लोग जो जमीन है, जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बांस के खंभों द्वारा अपना घर का क्या है निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या होगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, ब्रेल लिपि में मोटे कागज उभरे हुए हैं, बिंदु बने होते हैं, या लिपि आधारित होती है। इसमें जो बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं? 4 बिंदु गलत, 8 बिंदु गलत, 10 बिंदु गलत, 6 बिंदु बिल्कुल सही। जो ब्रेल लिपि है उसमें 6 बिंदु बने होते हैं और ये उभरे हुए होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, 6 बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गई किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश, गोवा, नहीं, असम, केरल। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि जो केरल है वह राज्य है जिसमें टेपियोका और नारियल नारियल जो है बहुतायत में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा केरल। टेपियोका मीन्स क्या होता है आपको पता है? एक तरह का कसावा होता है, जिसे क्या है और इसकी विशेषता होती है, इसको उबाल कर खाया जाता है। क्या? उबाल कर, एक तरह से जैसे शकरकंदी होती है ना। कह रहा है विद्यार्थी कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार से? नहीं। मियादी बुखार? नहीं। मलेरिया? नहीं। एनीमिया? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया वह रोग है या वह बीमारी है जिसमें लोहे की कमी होती है। किसकी कमी शरीर के अंदर किसकी कमी होती है? लोहे की कमी हो जाती है। और लोहे की कमी की पूर्ति कहाँ से होती है? गुड़, आंवला
और हरे पत्तेदार सब्जी है, ये जो है हमारे पास जो खाने के पदार्थ दिए गए हैं, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी, ये क्या है, लोहे की कमी को पूरा करते हैं, जो हमारे शरीर में एनीमिया का प्रमुख कारण बनता है। तो राइट आंसर होगा हमारा 4। राइट आंसर होगा हमारा 4, एनीमिया हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। कह रहे हैं साथियों, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल। गलत, चील तो देख पाता है लेकिन बुलबुल और कौवा नहीं। बाज, कबूतर, तोता। बाज देख देख पाता है लेकिन ये दोनों है, ये नहीं देख पाते। ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा एक तरह से। चील देख पाता है। बाज और गिद्ध बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो अभी ऑप्शन लग रहा है। पाकता कौवा, मोर नहीं। आपको पता होना चाहिए कि चील, बाज और गिद्ध, इनकी जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक ये क्या है, किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, 4 गुना अधिक। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चील, बाज और गिद्ध जो है पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक की चीजों को देख पाते। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि ईवीएस संक्षेपण, इसका जो है क्या है, इसका पूरा रूप अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्वायरमेंटल स्किल्स गलत, इन्वायरमेंटल साइंस गलत, इन्वायरमेंटल सोर्सेज गलत, इन्वायरमेंटल स्टडीज के रूप में यह क्या है, अर्थ में यूज होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ। कह रहा है विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम, सीखना, सीखने को क्या बोलते हैं, अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल यह तो हमारा उद्देश्य है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, कड़ा, इसमें तो विद्यार्थी पाबंदियां लग जाएंगी। एक नेगेटिव वे में ये क्या है, यूज हो रहा है। तो अभी हम इस बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, बिल्कुल सही, यह भी हमारा उद्देश्य है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, यह भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में, और वो भी ईवीएस में, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, यह हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है कि आंचल अपनी कक्षा 5 यानी कि 11 साल की आंचल, कितने साल की है, 11 साल की है। 6 साल के बच्चे का नाम लिख जाता है तो 5 साल और लगा लो, 5 क्लास में 11 साल की हो गई। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पना परक पर्सन पूछती हैं, उसके द्वारा पूछती है, इस प्रकार का उद्देश्य डैश डैश सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में ऑब्जर्वेशन, एक तरह से देखना, अवलोकन तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह तो होगा नहीं, इसमें वो देख नहीं रही है, पर्सन को पूछ रही है। संवेगात्मक कौशलों में संवेग, यह भी नहीं है। बोलने संबंधी कौशलों में और चिंतन कौशलों में, आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 5 की वह विद्यार्थी है आंचल, और गहन जांच पड़ताल वाले, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले, कल्पना परक पर्सनों को पूछती है। तो वो क्या कर रही है, अपने चिंतन कौशलों में क्या करने का उद्देश्य है, उसका चिंतन कौशलों में सुधार करने का उसका प्रमुख क्या है, एक उद्देश्य है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख पा रहे हो आप, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। ओके। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम, विभिन्न तरीके, उपागम यानी कि विभिन्न तरीके, विभिन्न मेथड का प्रयोग कर रही हैं, अपनी पाठ योजना का पालन करना। गलत। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ओके। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, यह तो होगा ही नहीं, नेगेटिव। शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है,
आपको पता होना चाहिए कि जो नलिनी है, कभी उसमें वृत्त चित्र बनवा रही, कभी विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग कर रही, और कभी नजदीक के पार्क में ले जाकर नेचुरली उनको पक्षियों के बारे में बता रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी एक अलग बुद्धि लेके आया हुआ है, तो वह बहुबुद्धि, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की सोचने, समझने, सीखने की क्षमता अलग होती है। शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रभावित करता है। होवर्ड गार्डनर जिसने क्या है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? समुचित कार्य नहीं। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, बिल्कुल सही। दिए गए प्रायोगिक क्रियाकलापों को पूरा करना और उनको अपने अवलोकन को दर्ज करना, बिल्कुल। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, सही। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, यही हमारा क्या है? जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना हमारे आकलन का समुचित कार्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा हमारा और। कह रहा है विद्यार्थियों की जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश डैश में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो पहले पता होना चाहिए कि कक्षा 4 यानी कि 10 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? 10 वर्ष का वह बच्चा है। ऑप्शन नंबर 1, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, गलत। छोटा बच्चा है, क्या ही संरक्षण करेगा? दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, बहुत ही गलत, ये तो होगा ही। कक्षा कक्ष अधिगम यानी कि कक्षा के अंदर जो अधिगम जो सीख रहा है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है उसको, अगर वो ऐसा कर रही है, भ्रमण के लिए ले जा रही है, कि कक्षा कक्ष में जो भी टॉपिक पढ़ा रही है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए वह चिड़ियाघर के अंदर लेकर जा रही है। ओके, अब तक तो हमारे बेस्ट है। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो हमारी यह आपको जीव जंतु और शीतल जो है क्या कर रही है कि कक्षा कक्ष के अंदर जो भी अधिगम उसने कराया है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए वह चिड़ियाघर में लेकर जा रही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कह रही है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन नंबर 1 श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ओके, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। चार्ट में दिखा सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। तो बिल्कुल रियल एग्जाम्पल हो जाएगा और सबसे बेस्ट इन सब में जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, नहीं 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो 4 जो हमारा बिल्कुल लाइव उदाहरण होगा कि सभी शिक्षार्थियों से कहना कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद व्याख्या करें। तो पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराने का सर्वोत्तम और सबसे बेस्ट विधि है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना कि हम सीटेट और केंद्रीय विद्यालय की अभी जो वैकेंसी आने वाली है उसी के रिगार्डिंग आपकी तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सीटेट के पैटर्न को ही फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।